Dear students, in this video I will explain first chapter of your Vistas book, that is the third level, written by Jack Finn. स्टूडेंट्स, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये बेसिकली बेस्ड है टाइम ट्रेवल पे। आई होप आप लोगों ने कुछ ऐसी मूवीज देखी होंगी जो कि टाइम ट्रेवल पे बेस्ड होता है, जैसे कि एक मूवी थी नॉर्निया जो कि हॉलीवुड मूवी है। उस मूवी में क्या था, एक दीवार थी जिस दीवार पे एक छिपी हुई कोई एक डोर सा कॉरिडोर था जिसको टच करते हुए लोग दूसरी दुनिया में बिल्कुल शिफ्ट हो जाते थे, जहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग हुआ करती थी। तो बेसिकली ये चैप्टर भी ऐसा ही कुछ बेस्ड है, जिसमें एक कैरेक्टर है चार्ली, और चार्ली का मानना है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, जहां पे तो फिजिकली वहां के सभी लोगों का मानना है कि वहां पे 2 ही लेवल हैं, यानी कि 2 ही फ्लोर हैं, पर उनका मानना है कि नहीं, वहां पे तीसरा लेवल भी है। और तीसरा लेवल क्यों है? क्योंकि वाकई में उनका मानना है कि वो वहां पे विजिट करने के लिए गए, बट उनके दोस्तों को, उनके सराउंडिंग जितने नेबरहुड हैं, उनको बिलीव नहीं होता है। तो इसी पे बेस्ड ये कहानी है और आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, यूजफुल लगे देन डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक, कमेंट एज वेल, एंड यस डोंट फॉरगेट टू शेयर एज वेल। सो चार्ली का क्या कहना है कि द प्रेसिडेंट्स ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल के जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, एंड यहां तक कि द न्यूयॉर्क, यानी कि पूरा का पूरा न्यूयॉर्क, जितने भी लोग न्यूयॉर्क में रहते हैं, इवन यहां तक कि न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स, यानी कि रेल रोड्स का यहां पे सेंस है, इन दोनों रेल रोड्स पर रहने वाले जितने भी लोग हैं, विल स्वेयर ऑन ए स्टैक ऑफ टाइम टेबल। ये स्टैक ऑफ टाइम टेबल यानी कि पाइल ऑफ टाइम टेबल की पाइल, गट्ठर पे, ढेर पे खड़े होकर के स्वेयर, कसम खाएंगे, दैट देयर आर ओनली 2, कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे केवल 2 ही फ्लोर हैं। बट लेकिन आई से देयर आर 3, लेकिन मैं कहता हूं वहां पे 2 नहीं बल्कि 3 फ्लोर है, बिकॉज आई हैव बीन ऑन द 3rd लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और वो कहते हैं मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वाकई में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे मैं गया भी हूं, उसके 3rd फ्लोर पे, एंड यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप्स। और इस बात को प्रूव करने के लिए मैंने जो भी जरूरी स्टेप्स थे, मैंने वो स्टेप्स भी लिए। मैंने क्या किया, आई टॉक टू माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड अमंग अदर्स, उन लोगों के बीच में, यानी कि अकेले में नहीं बल्कि उन लोगों के बीच में मैंने अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड से इस बारे में बात भी किया, क्योंकि बहुत से लोगों को इस पर विश्वास नहीं था। आई टोल्ड हिम अबाउट द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मैंने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में, उसका जो 3rd लेवल था उसके बारे में मैंने अपने फ्रेंड, साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम को बताया। ही सेड इट वाज वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, लेकिन वो भी मेरी बातों पे विश्वास नहीं करता है। वो कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं, तुम क्या कर रहे हो, तुम जागते हुए ये दिवा स्वप्न देख रहे हो और ये उसी का पूरा होना है, रियल में ऐसा नहीं है, रियल में ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। उसका रीजन वो क्या बताता है, बिकॉज ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, और मेरे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं अनहैप्पी हूं, मैं अपनी लाइफ से खुश नहीं हूं। खैर, जैसे ये बात मेरी वाइफ को पता चलता है, दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। मेरी वाइफ का जो एक्सप्रेशन एक मैड पर्सन की तरीके नहीं, वो बिहेव करना स्टार्ट कर देती, क्योंकि उसे लगता है कि आखिर क्यों मैं अपनी लाइफ से परेशान हूं, उसे तो ये अंदाजा ही नहीं था। बट ही एक्सप्लेन, लेकिन बाद में मेरा फ्रेंड एक्सप्लेन करता है दैट ही मीन्ड, उसका मतलब ये था दैट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, कि मुझे लगता है ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है ये इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है, फियर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, ऐसे कई सारी चीजों से भरा हुआ है जो लाइफ के लिए ठीक नहीं होता है। यानी कि यहां पे सैम का कहना है कि मैं जो आजकल की जो मॉडर्न लाइफ है मैं उससे खुश नहीं हूं, क्योंकि यहाँ पे फियर है, वॉर है, वरीज है, इनसिक्योरिटीज है, बल्कि मैं इसके अगेंस्ट, मुझे ऐसी दुनिया पसंद है जहां पे चीजें बहुत अच्छी हो, शांतिपूर्ण हो, सिक्योरिटी हो, बहुत ही पीसफुल हो। तो सैम कहता है इसीलिए तुम ऐसी दुनिया की कल्पना करते हो, ऐसी दुनिया में जाना चाहते हो, और सोचते सोचते तुम वाकई में तुम्हें ऐसा फील होता है कि तुम उस दुनिया में रियल में पहुंच गए हो, बट वाकई में उस समय तुम केवल ड्रीम देख रहे होते हो, वो रियलिटी नहीं होती है। कहानी का ट्विस्ट क्या है आगे जानेंगे। दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप, और सैम का मानना है इसीलिए मैं इस दुनिया से भागना चाहता हूं। वेल, इस पे चार्ली कमेंट करता है, हु डजंट, कौन नहीं भागना चाहेगा, किसे इनसिक्योरिटीज, फियर, वॉर, वरी, इन सब में कौन इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा, सभी लोग भागना चाहेंगे। ये उसने क्वेश्चन किया सैम से। एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप, मुझे पता है सब लोग भागना चाहते हैं, बट दे डोंट वॉन्डर डाउन इनटू एनी 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, लेकिन कोई भी ग्रैंड सेंट्रल लेवल के 3rd लेवल पे तो नहीं पहुंच जाता है, मैं पहुंचा हूं, वो अपना तर्क देता है। बट दैट्स द रीजन ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड। अब सैम कहता हाँ यही तो बात है ना, कि सब लोग को दिक्कत है, अगर ऐसा है वहां पे 3rd लेवल है तो सब लोग को वहां पे पहुंचना चाहिए, ना सब लोग से कुछ लोगों को पहुंचना चाहिए, बट केवल तुम ही क्यों पहुंचे,
तो इस तर्क पे सैम के साथ मेरे सारे जितने दोस्त हैं वो भी एग्री करते हैं कि वाकई में एक ड्रीम वो जो मैं देख रहा था वही उसी का फुलफिलमेंट हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड, उनका मानना ये है कि हर एक चीजें जो तुम्हारे साथ हुई है, हर एक कंडीशंस इस बात की ओर इशारा करते हैं कि सैम साइकियाट्रिस्ट बिल्कुल सही बोल रहा है। अब यहां पे देखिए एक लॉजिक और यहां पे लगाया जा रहा है। अब चार्ली कहता है यानी कि आपका कहने का मतलब जैसे कि माई स्टैम्प कलेक्टिंग, जैसे कि मेरा स्टैम्प का कलेक्शन करना, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे दैट्स अ टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, तब तो सैम आप ये भी कह सकते हैं कि मैं जो स्टैम्प का कलेक्शन करता हूं वो भी क्या है, वो मैं रियलिटी को रिफ्यूज करने के लिए टेम्परेरी फॉर्म में मैं उसको करता हूं। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, इस बात का यहां पे क्या मतलब है। कई सारे लोग आप लोगों ने देखा होगा, आप अपनी लाइफ में पजल्ड होते हैं, परेशान होते हैं, तो फिर आप जब परेशान हो जाते हैं तो आप उस काम को करना पसंद करते हैं जिस काम में आप पैशनेट होते हैं, जो काम आपको करना बहुत अच्छा लगता है। और जब आप उस काम में इंगेज हो जाते हैं तो आपको वो टाइम जो बुरा वक्त होता है, बोरिंग टाइम को आप भूल जाते हैं और कंफर्टेबल फील करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे चार्ली का जो शौक है वो स्टैम्प कलेक्शन का है। तो यहाँ पे सैम का मानना है कि हाँ भाई बिल्कुल वेल मे बी, हाँ हो सकता है तुम स्टैम्प कलेक्शन इसीलिए करते हो जिससे कि जिस दुनिया में तुम परेशान हो इससे खुद को अलग करने के लिए स्टैम्प कलेक्शन का काम आप करते हैं। बट आगे वो तर्क देखिए क्या देता है। बट माई ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, लेकिन ये बताओ मेरे जो ग्रैंडफादर हैं उनको तो रियलिटी से, वास्तविकता से रिफ्यूज यानी उससे दूर भागने की कोई आवश्यकता तो थी नहीं। भाई मैं आपको लगता है इसलिए भागता हूं क्योंकि आजकल जो मॉडर्न एरा है वो बहुत ही अच्छा नहीं है, पीसफुल नहीं है। लेकिन थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डेज, उनको इसलिए आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उस समय चीजें बहुत बेहतर थी और बहुत ही पीसफुल मोमेंट वहां पे हुआ करता था। इनसिक्योरिटीज, वॉरफेयर ये सब नहीं हुआ करते थे। यहां तक कि फ्रॉम ऑल आई हियर, जितना कि मैंने सुना हुआ है, ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, वो भी मेरी तरीके कलेक्शन किया करते थे। तो यहां पे वो कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि हर समय हम भाग ही रहे हों, कुछ काम हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे पैशन से रिलेटेड होता है, हमें करना अच्छा लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रेजेंट सिनेरियो से भागने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस बात को प्रूफ करने की कोशिश करता है। और यहां तक कि वो बताता है इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, मैं जो कलेक्शंस करता हूं काफी अच्छे अच्छे कलेक्शंस करता हूं। जैसे कि पहला वो काम क्या करता है, ब्लॉक ऑफ 4 प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशूज, कि मैं जितने भी यूएस के इश्यूज होते हैं मैं उनके क्लिपिंग्स लेता हूं और 4 के ब्लॉक पे उनके एक फाइल में मैं पेस्ट करता हूं एक टाइम पास के तौर पे। और ये काम करना चार्ली को बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ फर्स्ट डे कवर, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको मैं यहां पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, अभी आगे आपको फिर से मिलेगा। जैसे कि फर्स्ट डे कवर एंड सो ऑन, और वैसे कई सारे मैं काम करता हूं जो कि अच्छे हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट डे कवर क्या होता है। एक्चुअल में आपने ऊपर देखा था चार्ली के एक शौक था स्टैम्प कलेक्शन करना। तो फर्स्ट डे कवर क्या होता है, जब कभी भी पुराने टाइम में जब लेटर का जो आदान प्रदान ज्यादा होता था, लेटर्स के लोग कम्युनिकेशन के लिए ज्यादा यूज करते थे, तो लेटर के ऊपर एक स्टैंप लगाया जाता है जो कि लेटर को पोस्ट करने से पहले आपको उसके ऊपर पेस्ट करते हैं। तो जब कभी भी कोई नया स्टैंप रिलीज होता है तो जिन लोगों के स्टैंप कलेक्शन का शौक होता है वो लोग इस नए स्टैंप को लेते हैं, इनवेलप के ऊपर उसी दिन उस स्टैंप को पेस्ट करते हैं और उसके अंदर एक ब्लैंक लेटर डालते हैं जिसपे कुछ भी लिखा नहीं हुआ होता है और उसे खुद के एड्रेस पे कुरियर कर लेते हैं। तो वो एक प्रूफ होता है उस डेट का कि हाँ उस डेट पे वो रिलीज हुआ और सबसे पहले मैंने उसका कलेक्शन किया। तो उसी को बोलते हैं फर्स्ट डे कवर। आगे फिर से आएगा, यहाँ पे हम इसको समझेंगे आगे। अब फिलहाल आगे चलते हैं। अब आगे वो और तर्क क्या देता है। अब देखो ये सब चीजें वो कहता है कि मैं करता हूं इसलिए नहीं कि मैं भागना चाहता हूं, क्योंकि यहां तक कि जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट हैं कलेक्टेड स्टैम्प टू, यू नो, क्या आप तुम जानते हो शैम, यहां तक कि जो रूजवेल्ट प्रेसिडेंट थे ये वो भी स्टैम्प कलेक्शन का काम करते थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो भी भागना चाहते थे। क्या अब आगे देखिए, रीडर्स को अपनी कहानी सुना रहे। एनीवे हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। अब वो बताते हैं आखिरकार ग्रैंड सेंट्रल पे क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं। He's saying that one night last summer, ये पिछले समर की बात है। I worked late at the office, में काफी देर रात तक ऑफिस में मैंने काम किया। And I was in hurry, मैं जल्दबाजी में था। To get up town, अपने टाउन पहुंचने के लिए, to my apartment, अपने अपार्टमेंट में। So I decided to take the subway from Grand Central Station because it's faster than bus। उस दिन मैंने बस से ना जाने के बजाय मैंने सोचा कि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से मैं सबवे यानी कि लोकल ट्रेन जो होती है मैं उनके द्वारा जाऊंगा। And now I don't know why this should have happened to me। कहते खैर मुझे ये नहीं पता कि आखिर ये घटना मेरे साथ ही क्यों घटी, वो थर्ड लेवल वाली घटना। And I'm just ordinary guy named Charlie। कहते मैं भी एक साधारण व्यक्ति था जिसका नाम चार्ली था।
एंड 31 ईयर्स ओल्ड, जिसकी उम्र क्या 31 ईयर ओल्ड है। एंड आई वॉज वेयरिंग अ टैन गैबरडाइन सूट, उस दिन मैंने एक लंबा सा टैन कलर का यानी ब्राउन कलर का मैंने गैबरडाइन सूट पहना हुआ था। आई स्ट्रॉ हैट विद फैंसी बैंड, बड़ी उसमें एक फैंसी बैंड लगी हुई, एक मैंने स्ट्रॉ की हैट पहनी हुई थी। एंड आई पास्ड अ डजन मैन, जब मैं आगे की ओर बढ़ रहा था लगभग 1 दर्जन आदमियों से होते हुए मैं गुजरा। Who looked just like me, जो बिल्कुल मेरी तरीके दिखाई दे रहे थे। यहाँ पे मेरी तरीके होने का क्या मतलब है, यानी कि वो सब भी अपने घर जाने के लिए जल्दी में थे, जैसा कि मैं जल्दी में था। अगर जल्दी में वो थे तो वही घटना उनके साथ भी घटनी चाहिए थी जो घटना मेरे साथ घटी, क्योंकि हम सब साधारण व्यक्ति ही थे। एंड आई वॉज़न्ट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, वो फिर से कह रहे हैं, और मैं उस समय केवल घर जा रहा था, मैं कहीं भी भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लूजिया माई वाइफ, मैं केवल अपनी वाइफ लूजिया के पास जल्द से जल्द घर पहुंचना चाह रहा था। अब आगे क्या होगा स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या किया वो बताते कि आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू, इसके लिए मैं वेंडरबिल्ट एवेन्यू से मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर प्रवेश करता हूं एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और वहां से सीढ़ियों से नीचे होते हुए मैं पहले लेवल पे पहुंच जाता हूं, यानी पहले फ्लोर पे। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहां पे आपको वैसी ट्रेन मिलेगी जो कि 20वीं शताब्दी की ट्रेन हुआ करती थी। यहां पे देखिए 20वीं शताब्दी का जिक्र क्यों उन्होंने किया, क्योंकि आगे जब वो 3rd लेवल पे जाएंगे तो वास्तव में वो अपनी ग्रैंड फादर इन दादाजी के टाइम पे चले गए थे, पुराने समय में चले गए थे, जहां पे 20th सेंचुरी की ट्रेन्स नहीं थी बल्कि 18th एंड 19th सेंचुरी की ट्रेन्स वहां पे देखने को मिली थी। आगे बता रहे देन इसके बाद मैंने क्या किया, आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट ऑफ द टू द सेकेंड लेवल, फिर सेकेंड लेवल पे जाने के लिए जो और भी सीढ़ियों की लाइन्स थी मैंने वहां से जाना आगे शुरू किया। वेयर द सबर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहां से जो लोकल ट्रेन्स होती वो ट्रेन्स निकलती हैं। अब जब मैं वहां की ओर निकला तो डक्ट इनटू एन आर्क डोरवे, मेरी मुलाकात एक आर्क मतलब कि जो झुकी हुई जो एक डोरवे था, रास्ता था, उससे मेरी मुलाकात होती है। हेडिंग फॉर द सबवे, जो सबवे की ओर ले जाता था, लेकिन जैसे ही मैं उस आर्क डोरवे में एंटर करता हूं गॉट लॉस्ट, मैं लॉस्ट हो जाता हूं, मैं खो जाता हूं, क्योंकि मैं उस जगह नहीं पहुंच पाता हूं जिस जगह मुझे जाना था। दैट्स इजी टू डू, आपको लग रहा होगा ना ये करना काफी आसान था भाई, बस एक डोरवे में जाओ और खो जाओ। आगे बता रही उनके साथ ऐसी घटना ये पहली बार नहीं थी, कई बार हो चुकी थी। आई हैव बीन इन एंड आउट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हंड्रेड्स ऑफ टाइम, बताते हुए मैं 100 बार मैं वहां पे आया और गया हूं, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवे, लेकिन जितनी बार भी मैं जाता हूं हर बार मेरी मुलाकात एक नए रास्ते से होती है, नए स्टेयर्स एंड नए कॉरिडोर से होती है। कहने का मतलब ये है कि हर बार जब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जाते हैं एक पार्टिकुलर रास्ते में जाने के लिए, बट वहां पे हर बार उन्हें बहुत कुछ बदला हुआ दिखाई देता है, बहुत कुछ नया दिखाई देता है, जिससे हर बार वो कंफ्यूज हो जाते हैं और खो जाती हैं। वंस, कुछ घटनाओं के एग्जाम्पल उन्होंने यहां पे दिया, जैसे कि एक बार तो ऐसा हुआ, आई गॉट इनटू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग, मैं एक ऐसे टनल में चला गया और लगभग मैं एक माइल तक मैं लंबा चलता गया, एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल, और मैं कहां पहुंच गया, रूजवेल्ट होटल के लॉबी में पहुंच गया। यानी कि मुझे वहां नहीं जाना था, वहां का कोई रास्ता नहीं था, बट पता नहीं कैसे कोई एक सीक्रेट रास्ता था, मुझे वो रास्ता मिल गया और पता नहीं कैसे मैं रूजवेल्ट होटल पहुंच गया उस रास्ते पे चलते हुए। अनदर टाइम, दूसरी बार, आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट, एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं उसी ऐसे टनल से जा रहा था और लगभग 3 ब्लॉक्स अवे, 3 ब्लॉक दूर जहां मुझे जाना था, एक डिस्टेंस यूनिट यहां पे दी गई है कि लगभग 3 ब्लॉक दूर 46th स्ट्रीट था, मैं वहां की एक ऑफिस बिल्डिंग में पता नहीं कैसे पहुंच गया, मुझे वहां नहीं जाना था, कहने का सेंस ये है, बट मैं वहां पहुंच गया। यानी कि फिर से मुझे कोई एक सीक्रेट सा रास्ता मिल गया और पता नहीं कैसे मैं उसमें फंस गया और वहां पे पहुंच गया। बिल्कुल वैसे ही समटाइम्स, इसीलिए वो कह रहे समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक ट्री, और शायद इसीलिए वो कहते मैं सोचता हूं कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ये एक पेड़ की तरीके बढ़ रहा है, जैसे पेड़ में होता है कि हर दिन नई नई लीव्स वगैरह निकलती हैं, वैसे ही इसमें क्या हो रहा है, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेस लाइक द रूट्स, जैसे कि पेड़ में नए नए रूट्स निकलते रहते हैं, ब्रांचेस निकलती हैं, वैसे ही ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे हर दिन नए नए कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस निकलती हैं। एंड वहां तक कि इनके दिमाग में एक बात और क्लिक होती है इतनी सारी घटनाओं के बाद कि देयर्स probably a long tunnel that nobody know about feeling its way under the city right now, कि शायद किसी को पता नहीं है इसके अंदर एक लंबा सा टनल है शहर के अंदर, और शायद इसका रहस्य किसी को पता नहीं है इसके बारे में। एंड ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर, और शायद ये टाइम स्क्वायर की ओर जाती है, एंड ऑफ मे बी
अनदर टू सेंट्रल पार्क, शायद एक आध ऐसे और रास्ते होंगे जो किसी सेंट्रल पार्क की ओर जाते होंगे। एंड मे बी, और शायद ये भी हो सकता है, बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, अ वे ऑफ एस्केप। और शायद ये भी हो सकता है जब वो सैम की एस्केप वाली बातें सुनता तब उसके दिमाग में बात क्लिक करती कि कई सालों से कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है एक एग्जिट के तरीके काम करता हो, कि एक ऐसी जगह, एक ऐसा रास्ता इसमें सीक्रेट हो जो एक दुनिया को दूसरे दुनिया से कनेक्ट करता हो, जिसका इस्तेमाल कई लोग भागने के लिए करते हो। एंड मे बी, एंड शायद, दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, और शायद इसी प्रकार मैं भी उस टनल में पहुंच गया। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। पर ये जो विचार मेरे दिमाग में आया, इस विचार के बारे में मैंने अपने दोस्त को कुछ भी नहीं बताया। एंड नाउ द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड। अब चार्ली अपने उसी टाइम में फिर आ जा रहा है, आपको स्टोरी बता रहे कि जब वो उस आर्क डोर से एंटर करता है फिर आगे क्या होता है। जिस कॉरिडोर में वो एंटर करता है, चार्ली बता रहे हैं कि आई वॉज इन बिगन एंगलिंग, जैसे मैं उस डोर में एंटर करता हूं, एंगलिंग लेफ्ट, मैं लेफ्ट डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देता हूं, एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, जो कि बिल्कुल नीचे की ओर स्लैंटिंग था, यानी कि बिल्कुल नीचे की ओर जा रहा था। आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग, बीच में लगा चार्ली को कि नहीं, शायद ये जो रास्ता मैंने ऑप्ट किया है ये गलत है। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन वो चलता हुआ चला गया। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स। आगे चार्ली क्या कह रहा है कि जब मैं उस रास्ते में, उस कॉरिडोर से होते हुए आगे निकल रहा था, तब मुझे केवल अपने ही पैरों के चलने की आवाज वहां पे दिखाई दे रही थी, सुनाई दे रही थी। किसी और के पैरों के चलने की आवाज, फुट स्टेप्स का साउंड नहीं आ रहा था। एंड आई डेंट पास अ सोल, और उस रास्ते में, उस टनल में, कॉरिडोर में चलते हुए मैं एक भी आदमी से नहीं गुजरा, यानी कि एक भी व्यक्ति मुझे उस रास्ते में दिखाई नहीं दिया। एंड देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ hollow road ahead, that means open space and people talking। फिर मैंने क्या रियलाइज किया, मैंने क्या सुना कि मैंने देखा कि मैंने रियलाइज किया कि आगे जैसे कि जो टनल है, जो कॉरिडोर था वो हॉलो हो, यानी कि आगे जाकर की ओपन स्पेस यानी खुल गया हो, और वहां से लोगों की बातचीत करने की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। यानी कि चार्ली को रियलाइज होता है कि टनल अब आगे बसी कुछ देर में एक ओपन एरिया में खुल गया है, जहां से लोगों की बोलने की, बात करने की आवाज उसे सुनाई दे रही थी। एंड द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, और जब उसे बाहर निकलना था, बाहर निकलने के ठीक पहले टर्न शार्प लेफ्ट, बिल्कुल एकदम अचानक से एकदम शार्प लेफ्ट वो मुड़ जाता है कॉरिडोर का रास्ता। एंड आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, फिर कुछ स्टेयर्स वहां पे थी, उन सीढ़ियों से उतरते हुए आई केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और फिर यहीं से मैं निकलता हूं थर्ड लेवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की। यानी कि अब वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे इस तरह से पहुंच जाता है। अब वहां जैसे पहुंचता है तो बिल्कुल वहां का नजारा बिल्कुल अलग था। आगे के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग यही जानेंगे क्या क्या उसने देखा, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। चार्ली बता रहा है कि फॉर जस्ट मोमेंट, कुछ समय के लिए, आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकंड लेवल। वो कहता मुझे ऐसा लगा कि मैं वापस से कहा गया हूं, सेकंड लेवल पे आ गया हूं। बट जब उसने वहां का नजारा देखा, कई सारी चीजों को ऑब्जर्व किया, तब उसे रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं तो किसी अलग जगह पे आ गया हूं जो कि बिल्कुल डिफरेंट है। क्या उसने देखा, ये देखते हैं। बट आई सॉ द रूम्स वॉज स्मॉलर, उसने देखा कि यहां पे जो कमरे बने हुए थे वो स्मॉलर, काफी छोटे छोटे बने हुए थे, जैसा कि पुराने समय में बना करते थे, क्योंकि वो 18th या 19th सेंचुरी में पहुंच चुका था। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज एंड ट्रेन गेट्स, वहां पे जो ट्रेन गेट्स एंड टिकट विंडोज की संख्या थी वो कम थी सेकंड लेवल की तुलना में। तो ये सब वो चीजें हैं जिसने एक डिफरेंस क्रिएट किया सेकंड लेवल और थर्ड लेवल में, तो ये डिफरेंस आपको अपने दिमाग में रखना होगा। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड, और जो इंफॉर्मेशन बूथ वहां पे बना हुआ था वो वुड, लकड़ी का बना था, एंड ओल्ड लुकिंग, काफी ओल्ड फैशन का बना हुआ था, काफी ओल्ड डिजाइन का दिख रहा था। एंड द मैन इन द बूथ वर अ ग्रीन आई शेड, वहां पे जो व्यक्ति बैठा हुआ था वो ग्रीन कलर का आई शर्ट एंड चश्मा पहना हुआ था, एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स प्रोटेक्टर्स, और लंबे लंबे स्लीव्स प्रोटेक्टर्स उसने पहने हुए थी। द लाइट्स वर डिम, और वहां की जो रोशनी थी वो भी काफी डिम थी, बहुत ज्यादा रोशनी नहीं थी। एंड शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, वो लाइट फ्लिकर कर रही थी। एंड देन आई सॉ, फिर मैंने देखा वाई, दिमाग में आया कि आखिर क्यों वो लाइट फ्लिकर कर रही थी, वो लाइट डिम क्यों थी, इतनी स्लो लाइट क्यों थी। जब उसने चीजों को बहुत अच्छे से डीपली ऑब्जर्व किया तो चार्ली को पता चल गया रियलिटी। एक्चुअली दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स,
चार्ली को पता चल जाता है कि वो फ्लिकर क्यों कर रहे हैं और डिम क्यों है, क्योंकि एक्चुअल में वो एक गैस लाइट्स थी, वो फ्लेम वाली लाइट थी, इसी वजह से वो फ्लिकर कर रही थी और साथ ही साथ वो काफी डिम भी थी। देन देयर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर, और उसने ये ऑब्जर्व किया कि वहां पर जो स्पिटून्स थे, जो थूकदान थे स्पिटून्स, वो ब्रास के बने हुए थे। यानी कि आज की जो 20th सेंचुरी वहां पे तो प्लास्टिक के या फिर स्टील के स्पिटून्स होते, बट वहां पे तो ब्रास के स्पिटून्स थे, जो कि पुराने टाइम में बेसिकली यूज होता था। एंड अक्रॉस द स्टेशन ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माई आई। तब एक इंसिडेंट के बारे में बताते हैं, अचानक से मेरी नजर जो है एक लाइट की चमक ने अपनी ओर अट्रैक्ट किया। कैसे अट्रैक्ट हुआ? एक्चुअली अ मैन वाज पुलिंग गोल्ड वॉच, एक आदमी ने अपनी जेब से, वेस्ट पॉकेट से, यानी कि साइड के पॉकेट से क्या निकाला? एक गोल्ड वॉच निकाला। ही स्नैप ओपन द कवर, उसने उसके ढक्कन को, लिड को ओपन किया एंड ग्लांस्ड एट हिज वॉच, यानी कि टाइम को देखा बेसिकली। एंड फ्रॉन्ड, शायद समय को देख करके वो अपने एक्सप्रेशन देता है, फ्रॉन्ड की ज्यादा खुश नहीं है, थोड़ा सा इरिटेट होने वाला एक्सप्रेशन देता है। वो यहां पे इस नजारा बता रहे उसने क्या क्या देखा। अब उस व्यक्ति का अपीयरेंस वो बता रहा है। ही वॉर अ डरबाई हैट, उसने एक मोटी हैट पहन रखी थी, एंड ब्लैक 4 बटन सूट, और उसने 4 बटन वाला एक सूट पहना था। 4 बटन के सूट का कहने का मतलब ये है कि एक ओल्ड फैशन था, 20th सेंचुरी में कोई भी 4 बटन वाले सूट नहीं पहनते थे। विद टिनी लैपल, जिसके छोटे छोटे लैपल्स थे साइड के। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक एंड हैंडल बार मुस्टैच, और उसकी मूछे काफी बड़ी, एकदम ब्लैक ब्लैक हैंडल बार जैसी मुस्टैच थी। और यहां पे चार्ली ये बताना चाहते हैं जो 20th सेंचुरी है वहां पे इतनी ज्यादा मूछें का अब फैशन नहीं रह गया था। एंड देन, और तभी आई लुक्ड अराउंड, मैंने चारों ओर देखा, एंड सॉ दैट एवरीवन इन द स्टेशन, स्टेशन पे जितने भी लोग थे, वाज ड्रेस्ड लाइक 18 एंड 90 समथिंग, तो लगभग 18 या 90 जो सेंचुरी थी उस सेंचुरी के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने ड्रेस कोड को यूज फॉलो किया हुआ था। यानी कि बस ये सारे वो हिंट थे जो उसी बात की ओर इशारा कर रहे थे, वाकई वो टाइम ट्रेवल करके किसी और टाइम में आ गया है। आई नेवर सॉ सो मेनी बियर्ड्स, चार्ली बता रहे कि मैंने इतने सारे बियर्ड्स कभी नहीं देखे। कहने के मतलब वहां पे जितने लोग थे लगभग सभी लोगों ने बियर्ड्स रखे हुए थे, साइड बर्न, उनके साइड बर्न्स थे। एंड फैंसी मुस्टैच, उनकी जो फैंसी मुस्टैचेस थी इन माई लाइफ, यानी कि इतने ज्यादा साइड बर्न, साइड के जो हेयर कटिंग की स्टाइल होती है उसे बोलते हैं, जिसे खत बेसिकली हम लोग बोलते हैं। एंड मैनी बियर्ड्स, इतने सारे लोगों ने कभी बियर्ड रखे हुए हो ऐसा चार्ली ने कभी नहीं देखा था, प्लस साथ में इतनी ज्यादा फैंसी मुस्टैच मुझे। तभी चार्ली ने और क्या देखा? अ वुमन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, तभी ट्रेन के गेट से होते हुए एक वुमन एंटर करती है। शी वॉर अ ड्रेस, उसने एक ड्रेस पहना हुआ था विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स। देखिए लेग ऑफ मटन स्लीव्स क्या होता है? ये डिजाइन होती है जिसमें जो स्लीव्स होता है, स्लीव्स के एंड में बिल्कुल जो एरिया तो काफी फ्रॉगी सा होता है, काफी फूला फूला, जैसे मटन आपने देखा होगा, एक साइड तो वो बोन्स होती है और नेक्स्ट एंड पे क्या होता है, काफी कर्व होता है। तो उसका जो डिजाइन था कैसा? लेग ऑफ मटन स्लीव्स, उसकी स्लीव्स कैसी थी? बिल्कुल मटन की जैसी थी। एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज, और उसने हाई बटन शूज पहने हुए थे जहां जिसके टॉप तक क्या थे? उसके स्कर्ट्स थी। ये भी एक ओल्ड फैशन ड्रेस कोड था। एंड बैक ऑफ हर, उसके पीछे, आउट ऑन द ट्रैक्स, ट्रैक पे उन्होंने क्या देखा? आई कॉट अ ग्लिम्सेस ऑफ लोकोमोटिव, मैंने लोकोमोटिव यानी जो ड्राइवर्स होते हैं ट्रेन के, मैंने उनको देखा। एंड वेरी स्मॉल कुरियर एंड ईव्स लोकोमोटिव, ये स्मॉल एंड कुरियर ईव्स यहाँ पे क्या है? ये पुरानी कंपनी है जो कि 18s या 90s में बेसिकली जिस कंपनी की ट्रेन चला करती थी वो कंपनी है। विद अ फनल शेप्ड स्टैक, जिसका जो फनल शेप था यानी कि उसकी जो चिमनी थी बिल्कुल फनल शेप की थी। एंड देन आई न्यू, तब जाकर के मैं जान पाया, यानी कि इतनी सारी चीजों को, इतने सारे डिफरेंसेस को चार्ली ने ऑब्जर्व किया, तब उसे लगा कि नहीं कुछ तो मामला गड़बड़ है, और वो रियलाइज करते कि नहीं वाकई में मैं टाइम ट्रेवल करके मैं दूसरे सेंचुरी में आ चुका हूं, बट अभी भी उसे बिल्कुल कंफर्म नहीं था। सो टू मेक श्योर, इस बात को श्योर करने के लिए वाकई में टाइम ट्रेवल कर चुका हूं, तो उसने क्या किया? चार्ली बताता, आई वर्कड ओवर अ न्यूज बॉय, मैं एक न्यूज़पेपर बेचने वाली लड़के के पास गया। ग्लांस एट द स्टैक ऑफ पेपर एट हिज फीट, मेरे पैरों के पास में जो पेपर्स पड़े थे मैंने उसकी तरफ देखा। एंड इट वॉज द वर्ल्ड, ये जो न्यूज़पेपर था उस न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड। एंड बड़ी बात उसने क्या नोटिस की? दैट द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, कि अरे कई सारे सालों से ये न्यूज़पेपर तो पब्लिश ही नहीं हो रहा है, तो आखिर ये न्यूज़पेपर कैसे है, कैसे पब्लिश हो रहा है? यही वो हिंट था जिसने कंफर्म कर दिया कि वाकई वो टाइम ट्रेवल करके आया है। प्लस उसने कुछ बातें भी ऑब्जर्व की।
द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। उसमें जो स्टोरी जो प्रिंट थी, उसमें जो न्यूज छपी हुई थी वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी। एंड आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स। ये फाइल्स तो मुझे बहुत पहले जो है मुझे मेरी फाइल में मिली थी लाइब्रेरी की। एंड इट वॉज प्रिंटेड 11 जून 1894। उस पर डेट क्या प्रिंट हुई थी? 11 जून 1894, यानी कि वो पहुंच चुका है 1894 में। एंड आई टर्न टूवर्ड द टिकट विंडो। इसके बाद वो समझ जाता है कि अरे मैं तो टाइम ट्रेवल करके वाकई पास्ट में आ गया हूं, मैं 1894 में पहुंच चुका हूं। अब वो सीधा पहुंचता टिकट विंडो की तरफ, नोइंग दैट हियर, ये जानते हुए कि ये टिकट विंडो यहां पे है, ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे टिकट विंडो कहां पे है? वो पहुंचता है, कहता है आई कुड बाय टिकट्स दैट वुड टेक लूजिया एंड मी एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट वी वांटेड टू गो। अब वो जान जाता है, वो कहता है कि आई कुड बाय टिकट, मैं यहां से टिकट्स खरीद सकता हूं जहां से मैं खुद को और मैं और लूजिया, मैं यूनाइटेड स्टेट के कहीं भी जा सकता हूं जहां भी हम जाना चाहें, इन द ईयर 1894। और कौन सी ईयर में? 1894 में। और वहां पे वो दोनों क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि वैसा ही एटमॉस्फेयर चार्ली को पसंद था, प्लस उस समय जो खर्चे थे, एक्सपेंडिचर्स थे, वो काफी कम थे। एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग, इसलिए मैं 2 टिकट चाहता था गेल्सबर्ग के लिए। एंड हैव यू एवर बीन देयर? खैर वो रीडर्स से पूछ रहा है क्या आप लोग कभी वहां गए हैं? इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल, ये अभी भी बहुत ही शानदार टाउन है। विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज, जहां बड़े बड़े फ्रेम के क्या है हाउसेज हैं, यानी कि पुराने मॉडल के, ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े मैदान हैं, एंड ट्रेमेंडस ट्रीज, और बहुत सारे क्या हैं विशाल पेड़ हैं, व्हूज ब्रांचेस, जिनकी ब्रांचेस मीट ओवरहेड, जो बिल्कुल टॉप पे मिलती हैं, एंड रूफ द स्ट्रीट, और जो स्ट्रीट्स होती है, जो सड़कें होती हैं, उनके ऊपर वो छत का निर्माण कर लेती हैं। यानी कि पोएट यहाँ पे यानी कि चार्ली यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि ओवरऑल वहां का जो नजारा होता है बहुत ही शानदार होता है, बहुत ही पीसफुल होता है। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग, और वहां की जो इवनिंग्स होती है लगभग दुगना, डबल होता है। अच्छा यहां देखिए डबल होने का सेंस क्या है? तो ये आजकल के भाग दौड़ भरी जिंदगी में क्या हो रहा है कि बेसिकली लोग ऑफिस में अपने रूटीन लाइफ में बिजी हैं और उनको पता ही नहीं चल पा रहा कि उनकी सुबह कब हुई, शाम कब हुई, टाइम बहुत तेजी से गुजर जाता है। बट अगर 1894 की बात की जाए और अब से तुलना की जाए तो वाकई ऐसा लगता है मानो वहां की जो इवनिंग्स है आज की तुलना में लगभग दुगना हुआ करती थी। एंड पीपल सैट आउट ऑन देयर लॉन्स, लोग अपने लॉन्स में बैठा करते थे। एंड द मैन स्मोकिंग सिगार, मैन लोग वहां पे जो बैठते थे वो सिगार पिया करते थे। एंड टॉकिंग क्वाइटली, शांति से बात किया करते थे। शांति से बात करने की चीज यहां पे क्यों बता रहे हैं चार्ली? क्योंकि आजकल के लोगों के पास इन सारे एक्टिविटीज के लिए टाइम नहीं है। एंड द विमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, जो विमेन बैठी हुई हैं वो पाम की जो लीव्स होती है उसके जो पंखे हैं उससे फैन कर रही हैं। विद फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और चारों ओर फायर फ्लाइज यानी कि जो जुगनू हैं वो उड़ रहे होते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन लगता है। इन अ पीसफुल वर्ल्ड, उस शांति से भरी हुई दुनिया में। नाउ टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज स्टिल 20 ईयर्स ऑफ। जब वहां से बात किया तो लगभग अभी भी जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है वो 20 ईयर्स दूर है। एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड लगभग 40 साल भविष्य में होना है, यानी कि अभी वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट भी नहीं हुआ है। एंड आई वांटेड 2 टिकट्स फॉर दैट, और अब मैं गेल्सबर्ग के लिए मुझे 2 टिकट चाहिए थे, पहला मेरे लिए और दूसरा मेरी वाइफ के लिए। एंड द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, अब क्लर्क कैलकुलेट कर रहा है जो भी किराया है। एंड ही ग्लांस्ड एट माय फैंसी हैड बैंड, और वो मेरे फैंसी हैड बैंड की ओर देखता है। एंड बट ही फिगर्ड द फेयर, लेकिन फिर से वो अपने फिगर यानी कि कैलकुलेट करने लग जाता है, फेयर को, जो किराया होता है उसको कैलकुलेट करता है, काउंट करता है। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, मेरे पास 2 टिकट्स के लिए पर्याप्त पैसे थे, वन वे, एक साइड के लिए। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी, लुक्ड अप एंड द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी, लेकिन जब मैं पैसे को गिन रहा था और जब मैंने ऊपर देखा तब क्लर्क को मैंने रियलाइज किया कि मेरी तरफ देख करके घूर रहा था। क्यों घूर रहा था? एंड ही नोटेड एट द बिल्स, वो बिल्स को देख करके अपने सर को हिलाता है, यानी कि ये पैसे नहीं चलेंगे, और कहता है दे आर एंड मनी मिस्टर, अरे मिस्टर ये पैसे नहीं है। ही सेड एंड आई इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, अगर तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, यू वुडंट गेट वेरी फार, तुम बहुत दूर नहीं जा पाओगे। यानी कि क्लर्क ने चार्ली को नोटिस दिया। एंड
ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रॉअर बिसाइड हिम। इसके बाद उसके बगल में जो कैश ड्रॉअर था वो उधर की ओर इशारा करता है, यानी ये बताना चाहता है देखो ये डिफरेंस है, वो जो तुम नोट गिन रहे हो वो नकली है, वो इस समय नहीं चलते हैं, रियल नोट्स ये हैं। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल। और जब चार्ली ने देखा कि उसके जो ड्रॉअर में जो पैसे थे वो बिल्कुल पुराने स्टाइल के थे, एंड हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउअडेज। और आजकल जो पैसे यूज करते इसकी तुलना में आधे थे, यानी कि कहने का मतलब उसमें महंगाई बिल्कुल आधी थी। एंड डिफरेंट लुकिंग, बिल्कुल अलग लुक की भी थी। एंड आई टर्न्ड अवे, क्या फिर मैं तुरंत वहां से मुड़ जाता हूं, एंड गॉट आउट फास्ट, वहां तेजी से निकलता हूं। अब चार्ली यहां बताएंगे आखिर वहां तेजी से वो भागने की कोशिश या निकलने की कोशिश क्यों करते हैं। एक्चुअली देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल। चार्ली के दिमाग में आता है भाई देखो जेल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, यानी कि अगर शायद मैं यहां रुका कहीं मुझे फ्रॉड के चक्कर में ये जो क्लर्क है मुझे फंसाने दी। एंड इवन इन 1894, वो भी 1894 में जेल में फंसना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। एंड दैट वाज दैट, बट यही वो कहानी थी। इसके बाद क्या हुआ, आई लेफ्ट सेम वे आई केम। जिस प्रकार से मैं अंदर थर्ड लेवल पे गया था उसी रास्ते से मैं वापस आ गया। आई सपोज, ये मेरा मानना है कि ऐसा ही मैंने किया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ड्यूरिंग लंच आवर, जब लंच का समय था, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक। मैंने बैंक से $300 निकाले। नियरली ऑल वी हैड, जितना हमारे पास था, बट ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वरीड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड। लेकिन ये जो मैंने ओल्ड करेंसी जो मैंने निकाला था, इस बात ने मेरे साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को थोड़ा सा चिंता में डाल दिया था जब उसे इस बारे में पता चला। खैर आगे वो कहानी क्या बता रहे हैं चार्ली, यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी क्वाइंस डीलर, कि आप पुरानी करेंसी किसी भी क्वाइन डीलर के स्टोर से जा करके ले सकते हैं, बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। हाँ, आपको ओल्ड करेंसी को पाने के लिए आपको थोड़ा सा प्रीमियम एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड बिल्स। मैंने $300 से मैंने स्पेंड किए तो उसके बदले मुझे पुराने स्टाइल की केवल और केवल 200 बिल्स ही मिले। बट आई डेंट केयर, लेकिन मुझे इस बात की चिंता नहीं हुई कि मैं घाटे में हूं। कारण क्या था, बिकॉज एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894, क्योंकि 1894 में जो एग्स थे उनकी कॉस्ट क्या थी, 13 सेंट्स पर डजन। यानी कि चार्ली के दिमाग में आता है लगभग पैसा वही रहेगा क्योंकि उस समय जो महंगाई है वो बहुत कम है। नाउ बट आई नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन इसके बाद में कई बार मैंने कोशिश की, मैं लगातार प्रयास में लगा रहा कि मुझे वो कॉरिडोर मिल जाए, बट थर्ड लेवल का कॉरिडोर मुझे कभी दोबारा नहीं मिला। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, मैंने कई बार ट्राई किया, पर्याप्त मैंने ट्राई किया। इवन लूजिया वॉज प्रेटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, यहां तक कि लूजिया काफी चिंतित हो गई जब मैंने उसे इन सब चीजों के बारे में बताया। एंड didn't want me to look for the third level anymore, और उसने मुझे सजेशन दिया कि मुझे अब बिल्कुल भी थर्ड लेवल के बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। एंड आफ्टर अ व्हाइल आई स्टॉप, और कुछ क्षण के बाद, कुछ समय के बाद मैंने भी वाकई स्टॉप कर दिया ये काम करना, यानी कि मैं भी बिल्कुल थक गया मुझे जब वो थर्ड लेवल नहीं मिला। एंड आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, और फिर से मैं अपने स्टैम्प्स वाले काम में फिर से लग जाता हूं। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग every weekend because now we have proof that the third level is still there। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि चार्ली को ऐसा कुछ प्रूफ मिल जाता है जिसके बाद वो कहता है कि अब तो हम दोनों, यानी कि मैं और मेरी वाइफ, हर एक वीकेंड में अब हम लोग थर्ड लेवल की तलाश के लिए जाया करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास प्रूफ है, सबूत है कि वाकई में थर्ड लेवल अभी वहां पर है। हमारे पास डेफिनेटली एक प्रूफ लग गया। वो प्रूफ क्या था, आइए जानते हैं। चार्ली इज सेइंग दैट माय फ्रेंड सैम विनर डिसअपीयर्ड, अचानक से मेरा जो दोस्त है सैम वो खो गया है। एंड नोबडी न्यू वेयर, किसी को कोई आइडिया नहीं है कि आखिर वो कहां खोया। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, मुझे हल्का सा शक हुआ, बिकॉज सैम इज अ सिटी बॉय, क्योंकि सैम एक शहर का लड़का था। एंड आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, और मैं उसे हमेशा अपने गेल्सबर्ग की कहानियां सुनाया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, कि मैं वहां स्कूल जाया करता था, यानी कि सारी बातें। और जब ये सारी बातें वो बताया करता था, ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, वो हमेशा कहता कि जिस हिसाब से तुम बता रहे हो ना, वहां का जो साउंड मुझे रियलाइज हो रहा है, वहां का जो रिदम मैं फील कर पा रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यानी कि उस प्रकार की जगह सैम को भी बहुत पसंद थी, जिस प्रकार की कहानियां गेल्सबर्ग के बारे में चार्ली सैम को सुनाया करता था। एंड दैट्स वेयर ही इज,
ऑल राइट, और बिल्कुल वो वहीं पर है, कहां पे, इन 1894 में। हाँ, वो 1894 में पहुंच गया है। अब कैसे पता चला कि वो 1894 में पहुंच गया, अब वो कहानी यहां पे चार्ली शेयर कर रहा है। बिकॉज वन नाइट, क्योंकि एक रात, फर्जिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन के पीछे बिल्कुल परेशान था, उनको प्रॉपरली ऑर्डर में रख रहा था। एंड आई फाउंड, मुझे मिला, वेल खैर उसे कुछ मिला, अब क्या मिला उसके बारे में पहले आपको जानकारी देंगे। ये वही था फर्स्ट डे कवर जो कि मैंने आपको पीछे बताया हुआ है। यहां पे चार्ली आप लोगों से पूछ रहा है, वेल डू यू नो व्हाट इज अ फर्स्ट डे कवर इज, कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है। वो बता रहे कि एक्चुअली व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इशूड, जब कभी भी कोई नया स्टैम्प इशू होता है, स्टैम्प कलेक्टर्स बाय सम, स्टैम्प कलेक्टर्स कुछ स्टैम्प खरीद लेते हैं, यूज देम टू मेल एनवेलप्स टू देमसेल्व्स, उनका इस्तेमाल करते हैं एनवेलप्स को खुद के एड्रेस पे मेल करने के लिए, ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, जब उन स्टैम्प्स की पहले दिन सेल होती है उसी दिन। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, वो जो पोस्ट मार्क होता है उसी दिन उन्होंने उसे पोस्ट किया, उस डेट का सबूत होता है। एंड द एनवेलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, उसी एनवेलप को फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। एंड दे आर नेवर ओपन्ड, उनको कभी भी खोला नहीं जाता है। यू जस्ट पुट अ ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप, आप बस उसमें एक ब्लैंक पेपर डाल देते हैं, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं होता है, और खुद के एड्रेस पे कुरियर कर लेते हैं और कभी उसे खोला नहीं जाता है। यही होता है फर्स्ट डे कवर। तो यहां पे देखिए था ना, आई फाउंड के बाद चार्ली रुक गया और आप लोगों से बात करने लग गया था फर्स्ट डे कवर के बारे में। अब आगे यही कहानी स्टार्ट होगी। दैट नाइट, उस रात, among my oldest first day covers, जो मेरे पुराने, सबसे पुराने जो फर्स्ट डे कवर्स थे, आई फाउंड वन, मुझे उनके बीच में एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिला, दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, जो वहां पर होना ही नहीं चाहिए था, बट देयर इट वॉज, लेकिन वो फर्स्ट डे कवर वहां पर था। एक्चुअली ये क्या था, इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर्स एट हिज होम इन गेल्सबर्ग, क्योंकि वाकई उस लेटर को, एनवेलप को किसी ने मेरे ग्रैंडफादर के एड्रेस पे गेल्सबर्ग में पोस्ट किया था। एंड दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, और यही एड्रेस जो उस एनवेलप के ऊपर लिखा हुआ था, गेल्सबर्ग का एड्रेस वो लिखा हुआ था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और ये वहां पर जुलाई 1894 से है। अभी कहानी क्या, अभी आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा जो दिमाग में बन रहा होगा, परेशान मत होइए, एंड तक आते आते शॉर्ट आउट हो जाएगा। एक्चुअली द पोस्ट मार्क शोड दैट, जो पोस्ट मार्क में ये डेट लिखी हुई थी, एंड येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, खैर वो मुझे भी याद नहीं आ रहा, क्योंकि उसे लग रहा है भाई ये तो मुझे कभी दिखा ही नहीं, ऐसा कोई मेल तो मुझे कभी पहले दिखा ही नहीं, अचानक से ये कैसे आ गया। द स्टैम्प वॉज 6 सेंट, उसमें जो स्टैंप लगा था वो 6 सेंट का था, डल ब्राउन कलर का था, विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, उसके ऊपर गारफील्ड की पिक्चर लगी हुई थी, नेचुरली, प्राकृतिक रूप से। व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंड डैड इन द मेल, एक्चुअली जब ये ग्रैंड डैड के मेल में आया रहा होगा, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन, ये सीधा उनके कलेक्शन में चला गया रहा होगा, एंड स्टेड देयर, और वहीं पे पड़ा रहा होगा, टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, तब तक जब तक कि मैंने आज इसे निकाल नहीं लिया और इसको मैंने खोला नहीं। द पेपर इन साइड वॉज इन ब्लैंक, अब हमेशा आपको बताया गया कि जो फर्स्ट डे कवर होता है वो ऑलवेज उसके अंदर एक ब्लैंक पेपर होता है, बट वो जो फर्स्ट डे कवर था वो बिल्कुल ब्लैंक नहीं था, इट रीड, यानी उसमें कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा था ये जानने के बाद जो इस पैराग्राफ की आपकी कंफ्यूजन थोड़ी सी माइंड में क्रिएट हुई होगी कि हुआ क्या यहां पे, भाई 1894 का है, उसके पास कैसे आ गया, क्या क्या कहानी आगे क्लियर हो जाएगी। एक्चुअली ये कुल घटना है सैम की। सैम वास्तव में कहां पहुंच चुका है, 1894 में पहुंच जाता है, और 1894 में पहुंचने के बाद वो उसे विश्वास हो जाता है कि वाकई चार्ली की बातें सही है, और अब वो 1894 से अपने फ्रेंड चार्ली के लिए वो लेटर लिख रहा है और बोल रहा है कि मुझे तुम्हारी बातों में बिल्कुल भरोसा हो गया, तुम भी प्लीज यहां पर फटाफट लूसिया को लेकर के आ जाओ। ये देखिए यहां पे लिखा 941 विलियम स्ट्रीट गेल्सबर्ग इलिनॉइस, यानी कि उसके ग्रैंडफादर के एड्रेस पे ये कुरियर किया गया, एंड जुलाई 1894। चार्ली, यानी कि चार्ली को मैसेज कर रहा है कौन, सैम। आई गॉट टू विशिंग दैट यू आर राइट, मुझे तो पक्का कंफर्म हो गया कि तुम सही थे, एंड देन आई गॉट टू बिलीविंग यू आर राइट, अब मुझे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भरोसा हो गया है कि तुम बिल्कुल सही थे। एंड चार्ली इट्स ट्रू, चार्ली बात सही है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, अरे मुझे भी थर्ड लेवल मिल गया। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, और मैं यहां पे 2 सप्ताह से हूं। एंड राइट नाउ, और अभी फिलहाल जब मैं लेटर लिख रहा हूं, डाउन द स्ट्रीट द डेलीज समवन इज प्लेइंग पियानो,
तो दिल्ली मतलब जो स्ट्रीट है वहां पे कोई पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग सीइंग नेली होम, यानी कि वहां का नजारा बता रही, बहुत पीसफुल है, लोग सुकून से मस्ती से अपने जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। जो 20th सेंचुरी में जो भागम भाग वैसी लाइफ यहाँ की नहीं है, लोग पोर्च पे खड़े हैं एंड सीइंग नेली होम का गाना गा रहे हैं। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमोनेड, और लेमोनेड पीने के लिए मुझे भी इन्वाइट किया गया है। कम ऑन बैक प्लीज, तुम भी वापस आ जाओ। चार्ली एंड लूजिया दोनों वापस आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, और थर्ड लेवल को आप तब तक तलाशते रहना जब तक कि आपको थर्ड लेवल मिल नहीं जाता। इट्स वर्थ इट, ये बिल्कुल वर्थफुल होगा। इट्स एंड बिलीव मी, मेरा विश्वास करो, यानी ये जगह बहुत ही बेहतरीन है। तो आपको समझ में आ गया होगा वो लेटर वास्तव में लिखा था उसके फ्रेंड सैम ने 1894 से, जो उसके ग्रैंडफादर के एड्रेस से पहुंचा, और चूंकि अब टाइम ट्रेवल करके वो लेटर चार्ली के पास आ चुका है। एंड द नोट इज साइन सैम, उस नोट पे सैम की साइन थी, जो कि एक प्रूफ था कि सैम भी थर्ड लेवल पे पहुंच चुका है। एंड एट द स्टैम्प एंड क्वाइन स्टोर आई गो, और जब मैं स्टैम्प और क्वाइन स्टोर पे गया, आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800, सैम ने वहां पे $800 उसने खरीदे हैं, वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी के, दैट ऑट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल है, जो उसकी मदद करेगा एक छोटे से घर में रहने के लिए। एंड फीड एंड ग्रेन बिजनेस, और वहां पे फीडिंग एंड ग्रेन बिजनेस वो करेगा, और वहां पे साइकेट्रिस्ट का बिजनेस नहीं करेगा, आगे मेंशन किया जाएगा। ही ऑलवेज सेड दैट व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, हमेशा वो कहा करता था कि वो जिस चीज की इच्छा करता है डेफिनेटली वो उसे कर लेता है। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, साथ में चार्ली बताता है कि वो उस जगह पे जहां बिल्कुल शांति है, किसी प्रकार की इनसिक्योरिटी फियर ये सब नहीं है, वॉर वगैरह, तो वहां पे अपने उस पुराने बिजनेस यानी कि साइकियाट्रिस्ट वाले बिजनेस का काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा इस बिजनेस को? क्योंकि वहां पे लोगों को साइकियाट्रिस्ट की आवश्यकता ही नहीं, लोग डिप्रेशन में जाते ही नहीं है। नॉट इन गेल्सबर्ग इलिनॉइस इन 1894 के गेल्सबर्ग इलिनॉइस में तो उसे बिल्कुल भी अपने ओल्ड बिजनेस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हिज ओल्ड बिजनेस क्या था? उसी का साइकियाट्रिस्ट। सैम वाज माय साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड। वाई सैम वाज, यानी कि सैम मेरा साइकियाट्रिस्ट दोस्त था, अब उसको अपने पुराने बिजनेस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सो विद दिस स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फर्स्ट चैप्टर हैज बीन डन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा तो एटलीस्ट इस स्टोरी को 2 बार आप लोग देखिएगा, एंड 2 बार इस वीडियो को देखने के बाद आई डोंट थिंक दैट कि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन रह जाएगा। एंड स्टूडेंट्स, आपके फ्लेमिंगो बुक का ऑलरेडी 4 चैप्टर्स में फिनिश कर चुका हूं। पोएट्री की मैं कीपिंग क्वाइट तक यानी 3rd चैप्टर तक फिनिश कर चुका हूं, और आपसे मैंने सप्लीमेंट्री भी स्टार्ट कर दिया। तो अगर आपको अपना क्लास 12th का सिलेबस फिनिश करना है, देन ऑलवेज बी इन टच विद मी, डेफिनेटली आई विल फिनिश योर सिलेबस ऑफ इंग्लिश in time. Thank you so much everyone. See you soon with the next video.